Assalamualaikum. Dear students, welcome to first year class, chapter 2, atomic structure. Last time we have discussed discovery of cathode rays. Today topic under discussion is discovery of positive rays, properties of positive rays, discovery of neutrons and properties of neutrons. Before going towards our today's topic, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कैथोड रेज की डिस्कवरी और डिस्चार्ज ट्यूब, हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। ये एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। इसके अंदर इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस फिल की है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रेशर पे। इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ और इसको हमने वैक्यूम पंप के साथ भी एडजस्ट कर दिया है ताकि हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकें। एट द सेम टाइम कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होंगी वो मूव करेंगी टुवर्ड्स एनोड। यहाँ पे एनोड के पीछे हमने जो ग्लास है उसको कोट कर दिया है ताकि इस पे जो फ्लैश प्रोड्यूस हो हमें वो नजर आए। ग्लास सरफेस कैन आल्सो एक्ट एज स्क्रीन। ग्लास सरफेस पे ग्रीन फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं। टिन से कोटेड होगी तो येलो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा और अगर ये ग्लास सरफेस एल्यूमिना से कोट होगा तो ये रेड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। Now, let us have a look on cathode rays products. लास्ट लेक्चर में जैसे आपको डिटेल से बताया गया था कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हम सिर्फ फाइनल स्टेप देखते हैं। फाइनल स्टेप में आपने क्या देखा था कि जब आपने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को एडजस्ट कर दिया, गैस को फिल कर दिया है एट प्रेशर लोअर देन 0.01 एंड वोल्टेज ऑफ 5000 to 10,000 वोल्ट। यहाँ पे हमें पता चला था कि कोई भी इमिशन ऑफ लाइट नहीं हो रही, दैट इज गैस इज नॉट अ कंडक्टर, बट कुछ इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है कैथोड से और उन्होंने जाके एनोड के पीछे जो ग्लास सरफेस है उसको हिट किया है और वहां पे फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस की है। ग्लास सरफेस पे ये ग्रीन कलर की फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये जो इनविजिबल रेडिएशंस हैं क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं इसलिए हमने इनको कैथोड रेज का नाम दिया है। और लेटर ऑन हमने इनको कहा था कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इन नेचर है। ठीक, ये आपके लास्ट जो लेक्चर था उसका रिव्यू है। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू टुडेज topic also. Now today's topic is positive rays or canal rays. Anode rays, canal rays, positive rays or anode rays, canal rays and positive rays all are the name of a same rays. ये तीनों नाम कैथोड रे, एनोड रे, पॉजिटिव रे और कैनॉल रे, ये तीनों जो हैं वो एक ही रेस के नाम हैं जो बेसिकली प्रोटॉन इन नेचर है, लेकिन लेटर ऑन हम इसको प्रोटॉन कहेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इट इज अ बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस that is created in certain type of discharge tubes by ionization of gaseous atom when electric current is passed through gas at low pressure. क्या ये आपको डेफिनेशन है? डेफिनेशन में वो आपको क्या बता रहे हैं कि ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे आपने गैस फिल की हुई है डिजायर्ड प्रेशर पे और वोल्टेज उसको अप्लाई किया है। यहाँ पे आपके पास जो गैस फिल्ड है उस गैस की आयनाइजेशन होनी है। उस गैस की आयनाइजेशन के बाद जो रेजिड्यू ऑफ गैस बचेगा, दैट इज एम पॉजिटिव बचेगा, वो बेसिकली एनोड रेज है, वो बेसिकली पॉजिटिव रेज है। These are the canal rays also. ये रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगी ये मूव करेगी फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड।
ये जो फर्स्ट टाइम इसको प्रूफ ट्यूब्स में एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको जर्मन साइंटिस्ट यूलियन गोल्डस्टाइन ने 1886 में ऑब्जर्व किया था। नाउ हम देखते हैं जरा कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो कि ग्लास की बनी होगी। यूजुअली एज यूजुअल इसमें दो आपके पास मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा और कैथोड होगा। इसमें जो कैथोड है वो स्पेशल टाइप का कैथोड यूज हो रहा है जिसमें आपको ये नजर आ रहे हैं होल्स। ये होल्स परफोरेशंस कहलाते हैं। इन होल्स को हम क्या कहते हैं, परफोरेशंस। तो ये आपके पास कैथोड क्या हो गया, परफोरेटेड कैथोड हो गया। इसको परफोरेटेड इसलिए बनाया गया है ताकि कैनोल रेज इसमें से गुजर सके और पीछे जाके ये जो ग्लास सरफेस है इसको हमने कोट किया है किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से। ये पॉजिटिव रेज जाके इसको हिट करें और यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करें। At the same time, this tube is also provided with a vacuum pump to adjust the pressure accordingly. आई होप सो आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। एक दफा दोबारा मैं बता देती हूँ। 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। एनोड सिंपल है, कैथोड परफोरेटेड है, मींस स्मॉल होल्स इन इट, कैनोल्स इन इट। इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। At the same time, a vacuum pump is also provided to adjust the pressure accordingly. कैथोड परफोरेटेड इसलिए बनाया गया है ताकि पॉजिटिव रेज इन कैनोल्स में से गुजर सके और जाके फ्लोरेसेंट ग्लास को हिट कर सके और वहां पे फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया डिस्चार्ज ट्यूब पे तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रेज ओरिजिनेट हुई। वन टाइप ऑफ रेज जो कि कैथोड से निकली और एनोड की तरफ गई और उन्होंने जाके एनोड के पीछे ग्लास को हिट किया और फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस किया। ये रेज कैथोड रेज कहलाती हैं जिनको लास्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से डिस्कवरी प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ चुके हैं। Today's the new rays or second rays produced were under discussion. ये जो सेकंड टाइप ऑफ रेज हैं ये एनोड की तरफ से प्रोड्यूस होंगे और ये परफोरेटेड कैथोड में से गुजरेंगे और जाके ग्लास सरफेस जो कि कैथोड एंड के पीछे है जाके उसको हिट करेंगे और इस जगह पे इस सरफेस पे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे जो कि बेसिकली इन रेज से, इन फ्लैशेस ऑफ लाइट से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल सी रेज प्रोड्यूस हो रही हैं which are called canol rays, anode rays or positive rays. Now, why these rays are called canol rays? These rays are called canol rays as they pass through the perforated cathode. ये जो कैथोड के अंदर परफोरेशंस हैं, होल्स हैं, इनको कैनोल्स भी कहा जाता है। इसलिए जो रेज इसमें से गुजरेंगी उनको हमने कैनोल रेज कह दिया। इन्हीं रेज को हमने पॉजिटिव रेज कहा। क्यों? बिकॉज दे ट्रेवल टूवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। कैथोड पे ट्रेवल करने का मतलब है कि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रही हैं। बिकॉज ऑफ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज they are regarded as the positive rays. Now, these rays are also given the name of anode rays. Why? Because these rays basically originated from near the anode end और ये move करें from anode towards cathode. So, as they are originating near anode end, so they are also known as anode rays. आई होप सो आपको ये तीनों रीजन समझ आ गई थी। नाउ कम टू वर्ड्स, यहाँ पे अभी हमने पीछे देखा था कि ये आयनाइजेशन होगी। यहाँ पे ये देखिए हमने कहा था कि गैस ट्यूब के अंदर, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसियस एटम्स की आयनाइजेशन होगी और उससे पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी। अब अगर जरा आप इसको गौर से देखें,
ये आपके पास गैस एटम्स हैं। यहाँ पे इन गैस एटम्स को हिट किया है इलेक्ट्रॉन्स ने आके, और ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई, ये कैथोड परफोरेटेड कैथोड में से गुजरी और यहाँ जाके ये हिट कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेटल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसको आके हिट करेगा और इसकी आयनाइजेशन करवा देगा और ये मेटल M+1 बच जाएगा। प्लस ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इस मेटल से प्रोड्यूस हुआ है। सिमिलरली अगर आपके पास हीलियम एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन ने बम्बार्ड किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम आयन में, हीलियम पॉजिटिव चार्ज में, जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, हीलियम डबल पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये जो हीलियम पॉजिटिव चार्ज है, नाउ इट बिकम्स अ पॉजिटिव रे। ये पॉजिटिव रे अगर आपने इस ग्लास ट्यूब के अंदर हीलियम यूज किया है तो हीलियम प्लस प्रोड्यूस हुआ है, तो वो इन कैथोड रेज में से गुजरेगा और जाके इस ग्लास सरफेस को हिट करेगा। नाउ हम इसकी जरा डिटेल में जाके देखते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव रेज आपको प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले देखें कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भरी है रिड्यूस प्रेशर पे और हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट गुजारा इसमें से। कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैथोड रेज मूव करती हैं एनोड की तरफ और कोलाइड करती हैं। अब ये जो सबसे पहले जो काम शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, इन कैथोड रेज। ये कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हुई है, ये कैथोड रेज बेसिकली जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गैस एटम्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स ने, कैथोड रेज ने जाके इन गैसियस एटम्स को क्या किया, हिट किया है। जब इन्होंने इस गैसियस एटम को हिट किया है, कोलाइड किया है, तो फिर इसमें क्या हो गई है, आयोनाइजेशन। दे मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम का मतलब है कि उन्होंने इसको आयोनाइज करवा दिया है। अब इन गैस एटम्स की आयोनाइजेशन हो गई है। और आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कैथोड रेज कैन carry chemical reactions, that is they can ionize gaseous atoms। तो यहाँ पे इन कैथोड रेज ने इन गैसियस एटम्स को आयोनाइज करवा दिया, इसमें केमिकल रिएक्शन करवा दिया। केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजेशन के बाद इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा जो कि एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। इसके साथ और क्या प्रोड्यूस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज मेटल का पॉजिटिव रेजिड्यू प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव रेजिड्यू इस कैनॉल में से गुजरेगा और मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द ग्लास एंड। ये जो पॉजिटिव रेज हैं, एक्चुअली इन पॉजिटिव रेज को ही हमने प्रोटॉन कहा है, कैनॉल रेज कहा है और एनोड रेज कहा है। आयोनाइजेशन के रिजल्ट में ये पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम प्रोड्यूस हुआ है जो कि परफोरेटेड कैथोड में से मूव करेगा और इसको हमने पॉजिटिव रेज का नाम दिया है। यही पॉजिटिव रेज इस परफोरेटेड कैथोड में से गुजरने के बाद इस ग्लास सरफेस को जाके हिट करेंगी और फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब ये इस गैसियस एटम की आयोनाइजेशन हुई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रे का पार्ट बन जाता है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन और द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम्स बिकम पार्ट ऑफ कैथोड रेज। वो भी अब क्या हो गए, कैथोड रे का पार्ट बन गए और उन्होंने एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये देखें कि ये आपके लिए एक छोटी सी क्लिप, ये क्लिप भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी Let us look at Goldstein's experiment setup. Goldstein used a discharge tube like that of Thomson, with an anode and a perforated cathode in the middle. He also used a fluorescent screen at the other end to sense the rays. At the pressure of about 1 millimeter mercury, there were cathode rays from the cathode towards the anode. Behind the cathode, we also observed a luminous stream of particles proceeding in the opposite direction of cathode rays. Goldstein called them canal rays, as they passed through canal-like holes and came out on the other side.
आई होप सो आपको इससे बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब अगर आप देखें इसमें ये परफोरेटेड कैथोड है और ये आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज की गई है। अब यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। ये कैथोड रेज जो इस गैस के अंदर यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन करवाएंगे। उन गैस मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन के बाद जो रेजिड्यू ऑफ दैट गैस प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जाके हिट कर रहे हैं और ये आपके पास कैनॉल गैस कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक और भी वीडियो क्लिप है, जरा इसको देखें। गोल्डस्टाइन ने ये सबसे पहले करवाया था। These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये आपके पास गैस एटम्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन आया और इसने इस एटम की क्या की, आयोनाइजेशन करवाई है। ये हिट हुआ, यहाँ पे जब ये हिट होगा तो ये आयोनाइजेशन करवाएगा। इस आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। इसकी आयोनाइजेशन के बाद जो मेटल प्लस प्रोड्यूस होगा वो कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। अब आप जरा इसको देखें, ये एनोड मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया टूवर्ड्स एनोड और ये पॉजिटिव आयन जिनको कैनॉल रेज का है ये इसमें से गुजर के आगे जाके स्क्रीन को हिट करेंगे और इनको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये आपके पास पॉजिटिव रेज हैं, कैनॉल रेज हैं या एनोड रेज हैं। Next is positive rays depends on nature of gas used in discharge tube. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो कैथोड रेज थे वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल्ड है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, बट जो आपके पास पॉजिटिव रेज है वो डिपेंड कर रही। क्यों? द रीजन इज कि जो कैथोड रेज हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल एटम्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे पॉजिटिव रेज पे। होता क्या है, जैसे अभी हमने इस पिछली वीडियो में देखा कि बेसिकली यहाँ पे जब आके इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया तो ये गैसियस एटम की आयोनाइजेशन हुई। अगर ये हाइड्रोजन है तो आयोनाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल की है तो आयोनाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, N पॉजिटिव। अगर हीलियम यूज की है तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीलियम न्यूक्लियाई He+2। सिमिलरली आपने कोई भी XYZ गैस फिल की है तो आफ्टर आयोनाइजेशन उसी XYZ का ही पॉजिटिव मेटल प्रोड्यूस होगा। वो जो पॉजिटिव उसका रेजिड्यू प्रोड्यूस होगा वही तो बेसिकली पॉजिटिव रेज है।
इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द गैस दैट इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन फिल की है तो आयनाइजेशन के बाद H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और ये H पॉजिटिव ही आपके पास पॉजिटिव रे कहलाएगी। अगर हीलियम किया है तो हीलियम की आयनाइजेशन के बाद He प्लस प्रोड्यूस होगा, हीलियम का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होगा, हीलियम का पॉजिटिव रे प्रोड्यूस होगी और ये ही पॉजिटिव रे या कैनॉल रेज कहलाएंगी। इट मीन्स कि पॉजिटिव रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। Now come towards properties of the positive rays. Like cathode rays, they travel in straight line perpendicular to the anode surface. Like cathode rays, they can be deflected towards in electric or magnetic field, and being carrying positive charge, they deflect towards the negative end. Their deflection towards cathode showing that they are positively charged. सिमिलरली ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी जिंक सल्फाइड प्लेट पे और सिंपली ग्लास ट्यूब पे भी। इनका चार्ज ओवर मास रेशियो जो है वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। E ओवर m वैल्यू भी आप चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेशन में ये सीख चुके हैं, इसको वहां पे आप देख चुके हैं। चार्ज ओवर मास रेशियो जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। जैसे अभी मैंने आपको बात की है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो उसकी E ओवर m रेशियो डिफरेंट होगी, अगर आप हीलियम यूज करेंगे तो E ओवर m रेशियो डिफरेंट होगी, नाइट्रोजन यूज करेंगे तो E ओवर m रेशियो डिफरेंट होगी। E ओवर m रेशियो डिपेंड करेगी उस गैस पे जो कि आपने फिल की है डिस्चार्ज ट्यूब में। हाइड्रोजन अगर आप डालेंगे तो आपके पास E ओवर m रेशियो हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में मास है, हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, इसलिए इसका E ओवर m रेशियो जो है वो मैक्सिमम होगा। मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होगा। पॉजिटिव पार्टिकल जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन होंगे वो लाइटेस्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। जो पॉजिटिव रेस से पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे हैं उसको हमने प्रोटॉन कहा और ये नाम रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स मोर है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ये भी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है और हर एटम में ये पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को सबसे पहले जेम्स चैडविक ने ही 1932 में डिस्कवर किया था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन की थी कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है एटम के स्ट्रक्चर में जिसने एटॉमिक मास को और इन सब चीजों को कंट्रोल में रखा हुआ है। जैसे अब देखिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो जो रिमेनिंग मास है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है? वो किसी अननोन पार्टिकल है जो उसके अंदर ऐड हो रहा है और लेटर ऑन ये जो अननोन पार्टिकल था ये न्यूट्रॉन था। जेम्स चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और इस बुनियाद पे उसको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज किया गया था उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास एक पोलूनियम का सोर्स है। पोलूनियम बेसिकली आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो कि डिसइंटीग्रेट होते हैं और उनमें से रेस प्रोड्यूस होती हैं। पोलूनियम भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसमें से अल्फा रेस प्रोड्यूस होते हैं। ये अल्फा रेज हमने हिट करवाई बेरिलियम पे। बेरिलियम से कुछ रेज निकली जो कि पैराफिन के प्लेट को जाके हिट कर रही हैं। इसके बाद हमने एक डिटेक्टर लगाया जिस डिटेक्टर ने हमें शो किया कि इस पैराफिन से प्रोटॉन निकला है। ये जो रेज थी अभी तक ये रेज अननोन थी, इन रेज को लेटर ऑन न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है क्योंकि ये रेज आपके पास न्यूट्रल इन चार्ज थी, इनके पास कोई चार्ज नहीं था। जरा डिटेल देखते हैं इसकी हम। अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए गए बेरिलियम पे और ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से लिए गए? पोलूनियम से।
यहाँ पे कुछ पता चला कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो प्रोड्यूस हो रही हैं और उन्होंने जाके हिट किया है पैराफिन वैक्स को, लाइक दिस। ये पोलोनियम सोर्स है, इसमें से रेज निकल रही हैं, उन्होंने जाके अल्फा रेज हैं, उन्होंने जाके बेरिलियम को हिट किया, यहाँ से पेनिट्रेटिंग रेज निकल रही हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इन्होंने जाके पैराफिन को हिट किया। ये पैराफिन जो है ये हाइड्रोजन रिच सब्सटेंस है। इस पैराफिन ये जो रेज थी, ये जो रेज कैरिंग नो चार्ज, न्यूट्रल इन नेचर हैं, इन रेज की जब डेप्थ देखी गई, इन रेज को जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि ये रेज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल टाइप का पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, वो है। बेसिकली दीज रेडिएशंस वर न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। ये न्यूट्रॉन्स क्यों प्रोड्यूस हुए? एक्चुअली जब हीलियम ने या अल्फा पार्टिकल्स ने बेरिलियम को हिट किया तो कुछ पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट हो गई। ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द बेरिलियम न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस हुई? ये बेरिलियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में। एट द सेम टाइम कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई और वो रेडिएशंस क्या कहलाई? न्यूट्रॉन्स। और ये जो रिएक्शन है ये आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहाँ पे ये छोटी सी एक वीडियो है, इसको हम देखते हैं जरा। Hi guys, in this video we will learn about the discovery of neutron and its properties. I will show you the animated experimental setup of the experiment and its properties. So let's get started and see. I will discuss a short history of discovery of neutron. It was Rutherford who predicted the presence of a neutral particle in atom. The prediction was made on the basis that some of the masses of the proton and electron could not account for the total mass of the atoms. When discovered first time, they were reported to be gamma radiations, but they had properties unlike gamma radiations. They reject protons. These radiations were not influenced by electric or magnetic field. William Chadwick did a detailed studies on the nature of these radiation and was awarded Nobel Prize for. Nuclear radiations were non-ionizing. Neutrons having energies of few electron volts are called slow neutrons, while the ones having energy of 1 to 2 mega electron volt are called fast neutrons. These newly discovered radiations were regarded as neutrons. Slow neutrons are very effective at breaking the nucleus of heavy elements. So let's see what happened in this experimental setup. Here you can see in the polonium is kept in this cavity and it is enclosed by lead material. Lead is a heavy metal and which blocks the radiations from going out in every direction. That's why this end is open so that the radiation could go in only one direction. When a beryllium material was kept in front of these radiations, this polonium is a source of alpha particles, which is doubly positive charge. So it releases alpha particles towards beryllium metal, which is placed in front of it. So beryllium metal here you can see in this equation, beryllium metal when hit by alpha particle gets transformed into carbon 12 with the release of one neutron. So neutrons were being released and these neutrons were going towards detector, but detector could not detect these radiations because detector was designed only to detect radiations of either positive or negative charges. Anyway, these radiations were found to be highly penetrating radiations, and initially these radiations were thought to be gamma radiations. The experimental setup was changed. Now a paraffin wax, which is a proton-rich material, was placed in front of beryllium before the detector. When alpha particles started emitting out of polonium material onto beryllium metal, again the same happened. Neutrons were released. Emission of neutron took place, and these neutrons went on to hit the paraffinic material, which is rich in protons. Since neutron and proton are of a comparable mass, it was possible that this neutron could eject protons from paraffinic material, which is highly rich in protons. And
detector in front showed deflection, which means some radiations were coming onto it. But we already know that radiations coming from beryllium material were chargeless. So how could we get radiations over here with the charges? Actually, these protons were coming from paraffinic material. So how could protons come from over here? These protons were ejected out by neutrons coming from beryllium material. And we already know that if these radiations which were coming from beryllium were gamma rays, they would not be able to eject protons from paraffinic material. So it was established that the radiations coming from beryllium were neutrons and not gamma rays. In this example, you can see nuclear fission. From this polonium source, emission of alpha particle is taking place, and when these alpha particles strike the beryllium metal or any other heavy metal that is placed in front of it, it could eject protons. And these protons, when hit the uranium metal here, this uranium metal gets converted into two lighter nuclei with the release of 3 neutrons, and these 3 neutrons go on to puncture more nuclei, and as a result, a chain reaction is started. And when this chain reaction is not controlled, it could result in a nuclear bomb explosion. And when these radiations are controlled by slowing them down, then we can get electricity from them in nuclear reactor. Share, like, and subscribe. Thanks for watching. I hope so you have enjoyed this video. Now come towards properties of neutrons. Neutrons have the properties like free neutrons decay into proton with emission of electron. They फ्री न्यूट्रॉन्स जब डिके होंगे तो इससे प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे. प्रोटॉन के साथ पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉनों और कुछ स्मॉल मैसेज भी प्रोड्यूस होंगे. ये जो आपके पास न्यूट्रॉन्स है, दे कैन नॉट आयोनाइज गैस molecules as they don't carry any charge. They have high penetrating particles. न्यूट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इनको हम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, दे आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स cannot be deflected in electric or magnetic field as they carry no charge. They are neutral in nature. Neutrons have the ability to knock out protons from paraffin, water, paper and cellulose, जैसे अभी आपने पीछे एक वीडियो में देखा है और ये बत्ती में भी देखा है. स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं, इनसे हम इफेक्टिवली फिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा सकते हैं. ये आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रॉन यूरेनियम पे बम्बार्ड कर रहा है. ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास जो है वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है. न्यूट्रॉन जो है इसको हम एज प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं. तो जब हम इसको एज प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन 7 जो है उसको हमने हिट किया है न्यूट्रॉन से. तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोरॉन और साथ में हीलियम न्यूक्लियाई. इसी तरह से जब आपने कॉपर को हिट किया है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो आपके पास क्या ये किस में कन्वर्ट होगी है, जिंक मेटल में कन्वर्ट होगी और साथ में आपके पास बीटा रेज जो है वो प्रोड्यूस हुई है. ये जो बीटा रेज हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं और इनको हमने कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. I hope so you have understood today's lecture. Here is an assignment. Nature of positive rays depends on nature of gas used in discharge tube. Put your comments. Discovery of positive rays. Then neutrons can be used as projectile. Give reactions to support the statement. Please submit your assignment within 24 hours. Thank you. I hope so you have understood the lecture. Please raise your questions or queries. Thank you and have a nice day.